हमारी जो लास्ट वीडियो थी मैटलैब बेसिक्स के बारे में, हमने उसे यहाँ स्टॉप किया था। हमने कमांड विंडो को देखा था। कमांड विंडो में हम अपनी कमांड्स एंटर करते हैं। उसमें प्रॉम्प्ट को देखा था। स्टेटस बार के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। हमने देखा था कि अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन को इंटरप्ट करने चाहते हो तो वो कैसे करना है। हमने करंट फोल्डर को देखा था, उसे चेंज करते हैं। पाथ देखा था, पाथ हिस्ट्री के बारे में देखा था। वर्क स्पेस देखा था कि आपने जो भी वेरिएबल स्टोर किए होते हैं वो इस वर्क स्पेस में आ जाते हैं। हम इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। बाकी हम जो यहाँ पे विंडोज और टूल्स हैं हम इनको देख लेते हैं। यहाँ न्यू स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से आपकी एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल बन जाती है। स्क्रिप्ट फाइल क्या है वो हम बाद में देखेंगे, खैर इस पर क्लिक करने से हमारी न्यू स्क्रिप्ट फाइल बनती है। न्यू यहाँ क्लिक करने से स्क्रिप्ट, फंक्शन, एग्जाम्पल, क्लास, फिगर, सिमुलिंग जहाँ सिमुलेशन करते हैं वो हो जाते हैं। ओपन पे क्लिक करने से आप अपनी कोई फाइल, पुरानी फाइल जो है वो ओपन कर सकते हो। फाइल्स को फाइंड कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। वेरिएबल से आप मैंने जैसे पहले बात की थी कि हम मैटलैब में दूसरी फाइल से डाटा रीड और राइट भी करते हैं। तो देखें ये एक ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम फाइल, मतलब अगर मुझे कोई वेरिएबल इंपोर्ट करना है तो वो मैं इस ऑप्शन से करूंगी। मैं अपनी वर्क स्पेस को सेव कर सकती हूँ, अपना न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर सकती हूँ, पुराने किसी वेरिएबल को ओपन कर सकती हूँ, वर्क स्पेस को क्लियर कर सकती हूँ, कोड में कोड को एनालाइज कर सकती हूँ। अभी तो ये मैंने कमांड लिखी है और उसे बस रन किया है। जब हम कोड लिखते हैं तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ कमांड होते हैं, लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं जिनको हम एंड पर रन करते हैं। तो ये उसके लिए है। अब मैं इसे कमांड विंडो को क्लियर कर सकती हूँ। मैं कमांड जैसे मैंने पहले किया था, अगर मैं CLC करूँ तो भी मैं अपनी कमांड विंडो को क्लियर कर सकती हूँ। इसके अलावा कमांड हिस्ट्री, कमांड हिस्ट्री क्या होती है पहले हम उसे देख लेते हैं। मैंने अब तक जितनी भी कमांड्स यूज़ की हैं, अगर मैं अप का एरो क्लिक करूँ तो ये सारी कमांड्स आ गई हैं जो मैंने अब तक यूज़ की हैं और मैं इसमें किसी को भी दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैं अगर x=1 करूँ तो ये दोबारा मेरी कमांड जो एग्जीक्यूट हो गई। ये कमांड हिस्ट्री है। अगर मैं इसे क्लियर करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन था कमांड हिस्ट्री में, इसे क्लियर करना चाहूँ तो ये मैंने अगर यहाँ पे नो येस करूँगी तो ये हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा सिमुलेट के लिए ऑप्शन है, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज। अगर आपने ग्राफ प्लॉट करने हैं हम बाद में देखेंगे तो ये उनके लिए ऑप्शंस हैं। चूंकि अभी हमने नहीं किया तो ये इस तरह नो प्लॉट्स का ऑप्शन दे रहा था। खैर हम थोड़ा वापस आते हैं कमांड विंडो पर, क्योंकि अब हमने इस पूरे को देख लिया है कि इसमें जो टूल्स हैं वो किस किस लिए यूज होते हैं। हमारे पास एक कमांड होती है क्लियर की। अगर मैं अपने वर्क स्पेस में किसी वेरिएबल को डिलीट करना चाहूँ तो ये मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन है, प्लॉट का, ये हम बाद में देखेंगे। मैं उसको रीनेम कर सकती हूँ, उसकी वैल्यू एडिट कर सकती हूँ। डिलीट करने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए एक और हमारे पास कमांड होती है क्लियर की। क्लियर एक्स करूँ तो एक्स की वैल्यू जो है क्लियर हो गई। यहाँ से देखें अब एक्स गायब हो गया। मैं क्लियर ऑल करूँ अगर तो ये सारे वेरिएबल जितने भी थे, जितनी भी वैल्यूज थी वो सब डिलीट हो चुकी हैं। CLC करने से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अभी हमने वेरिएबल जो यूज किए हैं वो थे x और y। इसके अलावा वेरिएबल्स असाइन करने के लिए क्या रूल्स होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं a=b=1 करूं तो देखें इसने सिर्फ फंक्शन अज्यूम कर लिया। इसने कहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन है, वैसे भी कोई फंक्शन में डिफाइन नहीं किया हुआ तो उसने सिर्फ फंक्शन समझ लिया। इसने सिर्फ वेरिएबल नहीं समझा, क्योंकि हम देखें तो यहाँ पर ही कोई वेरिएबल नहीं है। इसके अलावा अगर मैं लिखूं for sum equals 1, मतलब मैं नंबर से, एक डिजिट से अपने वेरिएबल को स्टार्ट कर रही हूँ तो उसने वो मुझे एरर दे दिया है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तीसरी चीज जो ये है कि मैटलैब जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैं x=1 स्टोर करूँ और x=2 स्टोर करूँ तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। होता तो ये है कि आपने पहले किसी वेरिएबल को अगर x के नाम से स्टोर किया है और मैं अगर x=3 कर दूं तो वैल्यू अपडेट हो जाती है। लेकिन चूंकि स्मॉल x और कैपिटल X अलग अलग हैं, इस वजह से स्मॉल x की वैल्यू चेंज करने से कैपिटल X की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल्कुल दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं मैटलैब के लिहाज से। वो इन दोनों को एक बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता। इसलिए जब आपने किसी कोड में अपने किसी आगे जो भी काम करोगे आप उसमें आपने अगर स्मॉल x यूज किया हुआ है और बाद में आप उसे कैपिटल X के तौर पर डील कर रहे हो तो आप कोई एरर आ सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हमने ये वैल्यूज असाइन की हैं वेरिएबल को, हम सम भी असाइन कर सकते हैं। x=2 + 2, y=3,
-1 एक्सेट्रा कोई भी कर सकते हैं, आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक जो दूसरी चीज़ है मैटलैब के बारे में वो ये कि मैटलैब इंस्ट्रक्शंस को फ़ौरन इंटरप्रेट करता है। एक चीज़ होती है इंटरप्रिटेशन, एक चीज़ होती है कंपाइलेशन। जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जब पूरा कोड हो जाता है तो आप उस कोड को पहले कंपाइल करते हो। कंपाइल का मतलब है आप उस कोड को आपने जो उस कोड को लिखा होता है वो एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, मतलब आप उस लैंग्वेज को समझ सकते हो लेकिन कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, तो आप उसे कंपाइल करते हो यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हो और फिर उसे रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। मैटलैब में आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, आप बस आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो इंटरप्रेट हो जाती हैं। और दूसरी बात, आप उसे एंटर करो तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। मैं y=6 लिखूं, y=6 एग्जीक्यूट हो गया फौरी तौर पर। इसको सप्रेस करने का एक तरीका ये है कि मैं y=6 के बाद सेमीकोलन अगर डालूं तो देखें अब y की वैल्यू अपेयर नहीं हुई। a=67 के बाद अगर मैं सेमीकोलन डालूं तो अब a की वैल्यू अपेयर नहीं हुई, लेकिन a में वैल्यू स्टोर हो चुकी है क्योंकि अगर मैं a यहाँ पे लिखूं और सेमीकोलन नहीं डाल रही मैं तो देखिए उसने शो कर दिया कि a की वैल्यू 767। और दूसरी बात, वर्क स्पेस में भी a की वैल्यू जो है वो हो गई थी चेंज और y की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो गई थी और अगर कोई वैल्यू आप अपडेट कर रहे हो तो वो भी हो जाती है, लेकिन अगर आपने सेमीकोलन डाला हुआ है तो वो आपकी कमांड विंडो में शो नहीं होगी। एक और चीज जो हमने देखनी है मैटलैब के बारे में वो है डायरी। डायरी क्या है? आप अपनी मैंने कहा बात की थी अभी कि आप अपने काम को जो है वो सेव कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी, सेव कर सकते हो, लेकिन वो तो ये होगा ना कि आपने इंस्ट्रक्शन सेव की हुई है, वो इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करनी है अभी आपने। अगर आप अपना एक सेशन, ये पूरा सेशन जो है इसे सेव करना चाहते हो या रिकॉर्ड करना चाहते हो टेक्स्ट फाइल की सूरत में, तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए है डायरी का ऑप्शन आपके पास। आप डायरी लिखो, ब्रैकेट डालो और उसमें जो भी आप अपनी फाइल का नाम रखना चाहते हो वो रखो। जैसे मैं कहना चाहती हूँ फर्स्ट डायरी .txt फाइल ये आपकी है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और यहाँ पे इसे क्लोज किया और मैंने इसे एंटर कर दिया। अब ये देखें यहाँ फौरन ही फर्स्ट डायरी.txt की फाइल जो है वो आ गई है, मेरे फोल्डर में सेव हो गई है। पहली चीज जो मैंने सेव की है वो ये है। अब मैं इसके बाद जो भी चीज राइट करूंगी मेरी जो भी आउटपुट आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करती हूँ कोई और नई कमांड हम देख लेते हैं। एक कमांड होती है हुज की। हुज शो करता है कि अब तक मेरे कितने वेरिएबल जो हैं वो हो चुके हैं यूज और उनका साइज क्या है, उनकी क्लास क्या है, वो हमें वो चीज बताता है। इसके अलावा मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, जैसे मैं x प्लस कैपिटल X कर लूँ तो आंसर इज इक्वल टू 5। अब देखिए मैंने इसे किसी वेरिएबल पर असाइन नहीं किया था, वेरिएबल को असाइन नहीं किया था इस वैल्यू को, तो इसने बाय डिफॉल्ट आंसर का वेरिएबल यूज किया। ये भी एक मैटलैब का फीचर है। अब मैं एक और चीज करती हूँ, मैं डायरी ऑफ कर देती हूँ, मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं इसके बाद जो भी चीज करूँ वो रिकॉर्ड हो। अब मैं यहाँ पर ये करती हूँ कि मैं t इज इक्वल टू 45 करती हूँ और x प्लस टी करती हूँ और देखिए यहाँ वैल्यूज अपडेट होती जा रही हैं, लेकिन ये है कि जब हमें बाद में देखेंगे तो ये चीजें हमारी डायरी में नहीं आएंगी। मैं वापस डायरी को ऑन कर देती हूँ। अब मैं कुछ और चीजें भी करती हूँ, मैं देखती हूँ टी, देखें टी आया हुआ है, जो भी मैंने टी की वैल्यू की थी पहले वो अब मौजूद है। इसके अलावा मैं अगर खाली हूँ लिखूं तो वो सिर्फ मुझे वेरिएबल्स बताएगा, मतलब उसने मुझे डिटेल नहीं बताई। हुज करने से, WHOS करने से वो डिटेल बताता है और हु करने से वो सिर्फ मुझे मेरे वेरिएबल्स बताता है। इसके अलावा अगर मैं व्हाट करूं, सिर्फ व्हाट मैंने लिखा है, तो अगर ये मैटलैब का कोई पुराना वर्जन हो तो वो करंट डायरेक्टरी और उस वक्त जो फाइल्स हैं वो सारी शो करता है, लेकिन चूंकि ये न्यू वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है और इसमें मैटलैब की डायरेक्टरी और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो पहले से मौजूद हैं, तो इसने अभी वो शो नहीं की हैं। इसके अलावा अगर मैं y करूं तो देखें एक लाइन आ गई है, फॉर द लव ऑफ सम टॉल एंड रिच एंड नॉट वेरी गुड एंड टेरिफाइड एंड गुड एंड टॉल एंड टेरिफाइड and not very terrified and not excessively bald and not very smart and not very good and rich and terrified mathematician। ये एक स्टेटमेंट है जो कि
पहले से स्टोर की हुई है और ये y करने से शो हो गई है। यू मस्ट बी सरप्राइज के इसने इतना अजीब सा आंसर क्यों दिया। ये एक फन फीचर ही समझ लें, मैटलैब का ही फीचर है। आप y लिखोगे तो आपको कोई भी रैंडम आंसर मिल जाएगा। अब अगर y के बाद कोई नंबर लिखते हो, n हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो ये एक रैंडम आंसर आ गया बिलो बेटा बॉल। मतलब ये कोई भी इस कमांड को एंटर करने से कोई भी रैंडम सी स्टेटमेंट आ सकती है। खैर ये वन ऑफ द कमांड्स है। इसके अलावा अगर हम अब दोबारा डायरी को ऑफ करें और अब हम जाके देखें इस फाइल को, तो ये टेक्स्ट फाइल ओपन हो गई है। अब देखें हमने अब तक जो जो काम किया है इसने वो सारा स्टोर किया। इसने हमने कमांड की थी वो स्टोर की, x+6 हमने किया, इसने वो स्टोर किया। फिर हमने डायरी ऑफ कर दी थी और डायरी ऑफ करने के बाद हमने जो काम किया इसने वो स्टोर नहीं किया। आपको याद है हमें डायरी ऑफ करने के बाद मैं अगर दिखा सकूं यहाँ पे तो, लेकिन डायरी ऑफ करने के बाद मैंने t को 45 कहा था, वो आंसर आया था और मैंने x+t किया था और ये नहीं है शो हुआ, सिर्फ डायरी ऑफ शो है। मतलब यहाँ पे मुझे बताया कि हाँ मैंने डायरी ऑफ की थी, तो इसके बाद कुछ जो चीज़ें हैं वो मिसिंग हो सकती हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं है, वो सेशन में रिकॉर्ड नहीं हुई, वो सेशन में सेव नहीं हुई। उसके बाद मैंने हु किया था, मैंने व्हाट किया था, मैंने वाई किया था, वो सब चीज़ें जो हैं वो डायरी ऑफ तक सेव हो गई हैं। इस तरह हम अपने सेशन को, मैटलैब सेशन को स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे CLC करती हूँ, क्लियर आउट स्क्रीन। अगली चीज जो अब हम देखेंगे वो है मैटलैब एज ए कैलकुलेटर। मैंने बात की थी कि मैटलैब को हम एक सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक कैलकुलेटर कह सकते हैं। हम कुछ कमांड देख लेंगे जो एक कैलकुलेटर में होती हैं। कैलकुलेटर में आप एडिशन करते हो, 2 + 2 = 4। कैलकुलेटर में आप डिवीजन करते हो, 2 डिवाइड बाय 5 आपका पॉइंट में आंसर आके जो मैटलैब है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको सही आंसर देता है, लेकिन ये आंसर आप बड़ा भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट लॉन्ग करूं और फिर उसके बाद कोई वैल्यू लिखूं, जैसे मैं 4 डिवाइड बाय 9 करूं, तो अब देखें ये आंसर जो है ये बहुत बड़ा आ गया। मतलब ये क्योंकि मैंने इसका फॉर्मेट लॉन्ग कर दिया था, इस वजह से ये इतनी डेसिमल प्लेसेस तक चला गया। इसके अलावा मैं कोई e की पावर में लिख सकती हूँ, मतलब 1 × 10⁻6 में लिखूं तो देखें ये शो हो गया। अगर मैं 1e 9 × 3 करूं तो ये 3e⁻10 मतलब 3 × 10⁻9 ये शो हो गया। मैंने फॉर्मेट लॉन्ग किया, इस तरह से है। एक दूसरी चीज जो होती है वो है फॉर्मेट के लिहाज की। फॉर्मेट अगर मैं फॉर्मेट लूज करूं और फिर मैं लिखूं x = 5, तो आप अगर कंपेयर करें तो ये स्पेस जो है वो ज्यादा है। और अगर मैं यही चीज फॉर्मेट कॉम्पैक्ट का करके करूं और अब मैं लिखूं x = 5, आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये वैल्यूज, ये जो डिस्टेंस है स्पेसेस का और ये जो डिस्टेंस स्पेस का, ये डिफरेंट है। फॉर्मेट लूज करने से आपकी जो आउटपुट आती है उसके जो स्पेसेस होती हैं वो अलग होती हैं और कॉम्पैक्ट करने से अलग होती हैं। फॉर्मेट बेसिकली क्या कमांड है, फॉर्मेट आपके आउटपुट को डील करती है। मैंने फॉर्मेट लॉन्ग किया था तो देखें आपके पास ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया था। फॉर्मेट लूज, फॉर्मेट कॉम्पैक्ट, इस तरह फॉर्मेट के और भी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और भी मोड्स में फॉर्मेट जो है वो यूज हो सकता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस हैं वो कर सकते हैं। साइन पाई का जो एक वर्ड होता है हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, मैटलैब में वो PI के तौर पर यूज होता है। मैं अगर साइन π/2 करूं जो साइन 90 होता है बेसिकली, तो ये देखें 1 आ गया। मैं साइन की रेडियंस में इनपुट लेता है, साइन π/3 करूं जो कि 60 डिग्री होता है, तो ये देखें 0.866 आंसर आ गया। साइन cos π/, कर लेते हैं, cos π/4 करूं अगर मैं, जो कि होता है 45 डिग्री, तो ये 0.707 आंसर आ गया। इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। मैं लॉग ले सकती हूँ, खाली लॉग जो है वो शो करता है नेचुरल लॉग को, और अगर मैं log 10 लिखूं तो वो शो करता है
10 वाले लॉग को। देखें ये डिफरेंट आंसर है क्योंकि ये लॉग जो है वो e की पावर का है और ये लॉग जो है log 10 जो है वो 10 जो ऑर्डर का है वो है। इसके अलावा मैं e की अगर पावर लेनी है तो उसका फॉर्मेट है xp लिखूँ मैं, xp रेज़्ड टू पावर, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे 0.693 ही लिखूँ जो कि हमारा एलन के केस में आंसर आता, तो देखें 1.99 है, 2 है क्योंकि यहाँ पे मैंने log 2 लिया था तो 0.693 आया था, तो अगर मैं e रेज़ टू 0.693 करूंगी तो ये क्लोज टू 2 आंसर आएगा क्योंकि log और e जो है वो रिलेटेबल है। इसके अलावा अगर हम और कोई फंक्शन देखना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने पावर लेनी है, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी 2 रेज़्ड टू पावर 5, तो 32 आंसर आ गया। इस तरह बहुत से फंक्शंस हैं जो हम मैटलैब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैटलैब बेसिक्स के लिहाज से अभी देखें तो हम ओवरव्यू ही ले रहे हैं, हम जनरल बात ही कर रहे हैं। बाकी डिस्कशन, बाकी डिटेल में हम जो काम करेंगे वो बाद में करेंगे जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर मैटलैब बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इनफ हैं।